हेलो स्टूडेंट। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं मैथमेटिकल लॉजिक का इंपॉर्टेंट टॉपिक दैट इज कॉल्ड एज हाउ टू प्रिपेयर द ट्रूथ टेबल। ट्रूथ टेबल के ऊपर 2 या 3 मार्क का जनरली क्वेश्चंस हमारे पेपर में होता है, बट हाउ टू फॉर्म द ट्रूथ टेबल, ट्रूथ टेबल हम किस तरीके से बनाते हैं ये हमें मालूम होना चाहिए। इसके लिए हमने जो प्रीवियस लेक्चर में हमने कुछ टेबल किस तरीके से बनाए जाते हैं, जैसे कंजक्शन का हो गया, डिसजंक्शन का हो गया, निगेशन का हो गया, इंप्लाइज का हो गया और डबल इंप्लाइज का। तो एक बार थोड़ा रिकॉल कर देते हैं। तो कंजक्शन का टेबल क्या है, एंड का टेबल क्या है, हाँ टी 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 बाकी सब एफ, और का एफ 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 बाकी सब टी, निगेशन में टी का एफ एफ का टी, और इंप्लाइज में टी एफ एफ बाकी सब टी, एंड डबल इंप्लाइज में कॉमन टी अनकॉमन एफ। ये तो हमने ध्यान में रखने के लिए कुछ मेथड्स याद में रख ली है। तो अभी हम यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस मैंने लिखे हैं, तो इसके ट्रूथ टेबल हम किस तरीके से बना सकते हैं उसके बारे में हम थोड़ा समझते हैं। जिसे मुझे पहला क्वेश्चन दिया है निगेशन पी एंड क्यू। अभी निगेशन पी एंड क्यू का अगर मुझे ट्रूथ टेबल बनाना है तो ऑब्वियस बात है, ट्रूथ टेबल बनाने के लिए हमें क्या चाहिए, कॉलम्स एंड रोज। तो कॉलम और रो को हम किस तरीके से बना सकते हैं, देखो। तो कॉलम का एक जनरली फॉर्मूला होता है m प्लस n। m मीन्स नंबर ऑफ कंपोनेंट और n मीन्स नंबर ऑफ कनेक्टिव्स। m मीन्स नंबर ऑफ कंपोनेंट और n मीन्स नंबर ऑफ कनेक्टिव्स। अगर हम यहाँ पे देखते हैं तो नंबर ऑफ कंपोनेंट कितने हैं 2 प्लस नंबर ऑफ कनेक्टिव्स कितने, अगेन 2 इज इक्वल टू 4। अगेन हाउ रो, अभी रो कैसे फाइंड करते, तो रो का भी एक फॉर्मूला है 2 टू द पावर n। अगेन आपको तो मालूम है n का मतलब क्या होता है, नंबर ऑफ कंपोनेंट्स। तो नंबर ऑफ कंपोनेंट्स, तो हाउ मेनी कंपोनेंट्स हियर 2, देयरफॉर 2 टू द पावर 2, सो वी गेट 4। तो यहां पे हमको कॉलम कितने मिल गए 4 और रो भी कितने मिल गए 4, वेयर m क्या होता है बोला मैंने, नंबर ऑफ कनेक्टिव्स, और n क्या है, नंबर ऑफ कंपोनेंट्स। ठीक है, तो इस तरीके से रो और कॉलम डिसाइड होते हैं। ये पेपर में लिखना जरूरी नहीं है, फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन हम रो और कॉलम किस तरीके से बना सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम नहीं लिखेंगे, हमको डायरेक्टली समझ लेना है। तो चलो हम इस क्वेश्चन का ट्रूथ टेबल बनाते हैं। तो देयरफॉर ट्रूथ टेबल, ठीक है, तो क्या हो जाएगा इसका ट्रूथ टेबल, देखो अभी निगेशन P एंड Q। तो सबसे पहले मुझे कंपोनेंट लिखना जरूरी होता है, तो इसलिए मैंने P Q, देन निगेशन P एंड Q। देखो हमारे 4 कॉलम तैयार हो गए, यस। और रो भी हमारे कितने हैं 4, तो 4 का आधा कितना हो जाता है 2, इसलिए 2 टाइम T 2 टाइम F। पॉसिबिलिटी इज ऑलवेज 50-50, that's why 2 टाइम T 2 टाइम F, अगेन 1 टाइम T 1 टाइम F 1 टाइम T 1 टाइम F। फिर आपको निगेशन का टेबल याद आना चाहिए, तो निगेशन लगा है P के सामने, और निगेशन में क्या होता है हमेशा, T का F F का T, तो T का क्या हो जाएगा F F T T। सिमिलरली अभी निगेशन P एंड Q, तो हमको क्या देखना है, निगेशन P एंड Q की तरफ। तो ये निगेशन P का कॉलम हो गया और ये Q का। एंड में क्या होता है वो भी हमको याद आना चाहिए, हाँ एंड में क्या होता है T T T बाकी सब F। तो यहाँ पे T T नहीं है, यहाँ पे भी T T नहीं है, यहाँ पे T T है, हाँ तो ये T T T, यहाँ पे है क्या T T नहीं, इसलिए बाकी सब क्या हो गया F। तो इस तरीके से आप ये ट्रूथ टेबल बना सकते हैं। तो ये तो हो गया हमारा फर्स्ट। चलो और एक सेकेंड भी बनाकर देखते हैं। अभी हम सेकेंड के लिए हम ये लिखेंगे नहीं रो या कॉलम, ठीक है, हमको डायरेक्टली समझना है कि कॉलम कितने हो गए, रो कितने हो गए। तो कॉलम कितने हो गए, यहाँ पे कनेक्टिव्स कितने 1 2 कनेक्टिव्स, और कंपोनेंट कितने P एंड Q, तो 4 कॉलम तैयार हो गए। और कंपोनेंट 2 है तो 2 का पावर 2 4, तो 4 रोज। ठीक है, देखो मैं ट्रूथ टेबल बना रहा हूं। ट्रूथ टेबल क्या हो जाएगा, देखो पहले आएगा P, फिर आएगा Q, फिर P और Q, एंड लास्ट P implies
P और Q। हाँ, ट्रुथ टेबल बनाते वक्त एक बात हमेशा ध्यान में रखना कि पहले हमको थोड़ा ग्रुप वाइज फॉर्म करना। जैसे मैंने इसको P ले लिया फिर Q, तो फिर ये दो का एक ग्रुप है, मतलब सिंगल तो ग्रुप हो गया, उसके बाद मुझे दो का ग्रुप, तो P और Q। उसके बाद मैंने क्या लिया, P इंप्लाइज P और Q, मतलब तीन का ग्रुप ले लिया। तो 1 बाय 1 ग्रुप को पहले छोटा ग्रुप फिर बड़ा ग्रुप, इस तरीके से हम टेबल फॉर्म करेंगे। तो क्या हो जाएगा, अभी यहाँ पे देखो, अगेन हम इस ट्रुथ टेबल को तैयार करते हैं तो क्या हो जाएगा, यस T T F F गुड, T F T F, लास्ट क्या आएगा, P और Q क्या आएगा। हाँ, और का टेबल क्या बोलता है, यस और में F F F, तो F F F गुड, बाकी सब T। देखो इजीली आप थोड़ा ट्रिक बनाकर भी ध्यान में रख सकते हैं। तो बस मैंने क्या बोल दिया, और में क्या ध्यान में रखना मुझे, F F F, बाकी सब T। फिर P इंप्लाइज P और Q, तो P इंप्लाइज P और Q, मतलब ये दोनों है। और इंप्लाइज में क्या होता है, T F F, यहां पे T F है नहीं है, यहां पे T F है नहीं है, यहां पे T F है यहां पे भी नहीं है, यहां पे T F है यहां पे भी नहीं है, तो फिर T F F बाकी सब T। यहां पे T F एक भी नहीं है, तो बाकी सब क्या हो गया बेटा, T। तो इस तरीके से आप ट्रुथ टेबल को बना सकते हैं। ये तीसरा एक ट्रुथ टेबल मतलब बनाना, तीसरा एक क्वेश्चन दिया है, इसका भी ट्रुथ टेबल बनाना है, तो आप वो थोड़ा खुद होकर ट्राई कर देखिए, आपको जरूर आंसर आएगा। ठीक है, तो इस तरीके से हम ट्रुथ टेबल बना सकते हैं। ठीक है, और एक एग्जांपल के साथ हम चलते हैं, एक बड़ा एग्जांपल लेते हैं जिसमें 3 कंपोनेंट हम कंसीडर करते हैं। ठीक है, ठीक है। तो फिर से हम इस नए क्वेश्चन के साथ चलते हैं जिसमें हमको 3 कंपोनेंट दिख रहे हैं, P Q और R। ठीक है, तो अभी 3 कंपोनेंट है, ऑब्वियस बात है, नंबर ऑफ रोज तो हमको समझ में आ गया कि 2 to the power 3 मतलब 8, और कॉलम कितने हो गए, कनेक्टिव्स काउंट कर लो, 1 2 3 4 5, 5 plus 3 8, yes therefore 8 column here। okay, हाउ टू फॉर्म द ट्रुथ टेबल। ट्रुथ टेबल किस तरीके से बनाते हैं थोड़ा ध्यान में। ठीक है, तो पहला आएगा P, फिर Q, फिर R, फिर यहाँ पे 2 के एक पेयर है P और Q, और फिर हम इन तीनों के एक पेयर ले लेंगे P और Q और R। ठीक है, इसका एक काम हो गया। फिर यहाँ पे हम आते हैं, ये हो गया Q और R, और उसके बाद P और Q और R। ठीक है, अभी नेक्स्ट जो है वो लास्ट वाला है, लेकिन उसके लिए हमारे पास मतलब जगह नहीं है, तो हम क्या कर देंगे, बस इसको नाम दे देते। फर्स्ट कॉलम को 3 3 4 5 6 7, तो लास्ट वाला कौन सा है फिर, दिस डबल इंप्लाइज दिस, मतलब 5 डबल इंप्लाइज कौन सा है, 7। तो इस तरीके से हमने लास्ट वाले कॉलम को भी तैयार कर लिया, 5 डबल इंप्लाइज 7, तो ये लास्ट कॉलम। ठीक है, बाकी हम इधर आ जाते हैं, तो भी इजीली आप तैयार कर सकते, इसमें कोई भारी डिफिकल्टीज नहीं आएगी। तो आपको मालूम है अभी रो कितने हैं, यहाँ पे 3 कंपोनेंट है P Q R, तो ऑब्वियस बात है रो कितने होंगे 8, और 8 के आधे कितने होंगे 4, तो 4 टाइम T, 4 टाइम F, अगेन 2 टाइम T, 2 टाइम F, 2 टाइम T, 2 टाइम F, फिर 1 टाइम T, 1 टाइम F, 1 टाइम T, 1 टाइम F, T F T F। ओके, अभी P और Q मतलब हमें P और Q का टेबल देखना है, और वहां पे और में क्या होता है F F F, बाकी सब T। तो यहाँ पे है क्या F F, यहाँ पे कहीं पे भी नहीं दिख रहा, देखो यहाँ पे दिख रहा है F F F, यहाँ पे भी F F F, तो बाकी सब T। यस, ये हो गया बाकी सब T। ठीक है, उसके बाद मुझे क्या लेना है, P और Q और R, मतलब मुझे क्या लेना है P और Q और R, मतलब ये 4 और 30। ठीक है, तो फिर से और का टेबल क्या बोलता है, F F F, यहाँ पे F F है, यहाँ पे भी नहीं है, यहाँ पे भी नहीं है, यहाँ पे भी नहीं है,
यहाँ पे भी नहीं दिख रहा, यहाँ पे भी नहीं, हाँ लास्ट में दिख रहा है एफ एफ एफ, तो फिर बाकी सब क्या हो गए टी। गुड। इस तरीके से आप अच्छी तरीके से कर सकते हैं, समझ में आएगा ये आपको इजीली, खुद होकर भी कोशिश करके देखना है। उसके बाद क्यू और आर, क्यू और आर यहाँ पे देते क्यू और आर, इसमें फिर से और, यहाँ पे एफ एफ, यहाँ पे भी नहीं, यहाँ पे है, तो ये हो गया एफ एफ एफ, यहाँ पे है, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे लास्ट में है, ठीक है। फिर बचे कितने, 3 बीच में है और 3 ऊपर, तो ये हो गया अपने टी। उसके बाद क्यू और आर, पी और क्यू और आर, मतलब पी और इसका भी हमको क्या लेना है और, फिर से और में क्या होता है एफ एफ एफ, तो यहाँ पे है एफ एफ, नहीं है, यहाँ पे भी नहीं है, यहाँ पे भी नहीं है, यहाँ पे भी नहीं है, ये भी टर्म नहीं है, यहाँ पे भी एफ एफ नहीं है, यहाँ पे भी एफ एफ नहीं है, लास्ट में एफ एफ है, तो फिर बाकी सब टर्म क्या हो जाएगी टी, ठीक है। बाकी सब टर्म हो गई अपनी टी। अभी सबसे लास्ट वाला कॉलम क्या है, 5 और 7, और उसमें क्या दिया गया है हमको, डबल इंप्लाइज। अभी डबल इंप्लाइज का मतलब क्या, कॉमन टी अनकॉमन एफ, तो डबल इंप्लाइज में कॉमन टी होता है और अनकॉमन एफ, तो हमारा लास्ट कॉलम कौन सा है 5 और 7, तो ये है 5 और ये है 7, तो यहाँ पे देखो कॉमन कौन है, ये कॉमन है, ये भी 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 कॉमन है, ये भी, सभी टर्म कॉमन दिख रही है, मतलब कॉमन टी, तो हो गया। इसका आंसर क्या है, टी 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 और टी, ठीक है। तो इस तरीके से आप ट्रूथ टेबल को तैयार कर सकते हैं, बना सकते हैं, ठीक है। इजी है, आप थोड़ा सा प्रैक्टिस करोगे तो और अच्छी तरीके से आपको समझ में आएगा। हाँ, तो ये तो हो गया ट्रूथ टेबल के बारे में। और एक इसके बारे में बताने की बात ऐसी है कि हमको कभी कभी पेपर में ऐसा भी पूछा जाता है कि स्टेट द ट्रूथ टेबल, टोटोलॉजी, कॉन्ट्रेडिक्शन और कॉन्टिजेंसी। हमको बताना है कि वो ट्रूथ टेबल टोटोलॉजी है, जो स्टेटमेंट दिया है वो टोटोलॉजी है, कॉन्ट्रेडिक्शन है या कॉन्टिजेंसी है। तो अगर कभी भी टोटोलॉजी का मतलब क्या होता है, ऑल द एंट्रीज इन द लास्ट कॉलम बिकम टी, जब लास्ट कॉलम की सभी एंट्री क्या हो जाती है, ट्रू ट्रू ट्रू, तब उसको हम क्या बोलेंगे, टी 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 अगर हो जाती है तो हम उसको क्या बोलेंगे, टोटोलॉजी। यही अगर टी की जगह एफ 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 हो जाती है, फॉल्स, मतलब सभी एंट्रीज अगर एफ 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 आती है तो हम उसको क्या बोलते हैं, कॉन्ट्रेडिक्शन। और अगर दोनों आती है, मतलब टी भी है और एफ भी है, तो हम उसको क्या बोलते हैं, कॉन्टिजेंसी। तो ये तीनों बातें हमको ध्यान में रखना है, टोटोलॉजी पूरी ट्रू, कॉन्ट्रेडिक्शन पूरी एफ, और कॉन्टिजेंसी मतलब दोनों टी और एफ, टी और एफ। अंडरस्टैंड। लास्ट और एक बात मैं और बताना चाहूंगा, कभी कभी ट्रूथ टेबल की जगह हमको स्विचिंग टेबल भी बोला जाता है। अभी स्विचिंग टेबल क्या होता है, ट्रूथ टेबल की जगह अगर स्विचिंग टेबल बोला जाए तो बस हम टी को हटाकर 1 लिखते हैं और एफ को हटाकर 0 लिखते हैं, बस यही एक चेंज है ट्रूथ टेबल और स्विचिंग टेबल में। स्विचिंग टेबल में हमको क्या करना है बोला मैंने, टी को हटाकर 1 और एफ को हटाकर 0। तो इस तरीके से आप ट्रूथ टेबल की जो भी प्रॉपर्टीज है उसको समझ सकते हैं, और अच्छी तरीके से प्रैक्टिस करने पे आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। थँक यू। तर नेक्स्ट टॉपिक आहे आता आपला, नेक्स्ट टॉपिक काय आहे, क्वांटिफायर्स। आता आपल्याला मॅथमॅटिकल लॉजिक मध्ये आणखी 2 टॉपिक दिलेले आहेत, क्वांटिफायर आणि क्वांटिफाय। म्हणजे जेव्हा 2 पेक्षा जास्त व्हेरिएबल जेव्हा वापरतो तेव्हा ते ओपन स्टेटमेंट्स होतात, ठीक आहे, ओपन स्टेटमेंट आणि क्लोज स्टेटमेंट। तर आपण डिस्कस करतो फक्त क्वांटिफायर। आता व्हॉट इज क्वांटिफायर, म्हणजे आपण क्वांटिफायर कशाला म्हणू शकतो, तर क्वांटिफायर 2 प्रकारचे असतात, एक असते युनिव्हर्सल क्वांटिफायर आणि एक असते एक्झिस्टेन्शियल क्वांटिफायर। आता मी दोघांना डिनोट केलेलं आहे। युनिव्हर्सल क्वांटिफायर आपण या सिम्बॉलने डिनोट करतो, ज्याला आपण लक्षात राहण्यासाठी उलटा ए पण लक्षात ठेवू शकतो, आणि एक्झिस्टेन्शियल क्वांटिफायरला उलटा ई आपण लक्षात ठेवू, ठीक आहे। तर हे 2 सिम्बॉल आहे, एक आहे युनिव्हर्सल क्वांटिफायर आणि दुसरं आहे एक्झिस्टेन्शियल क्वांटिफायर। आता व्हॉट इज द मिनिंग ऑफ युनिव्हर्सल क्वांटिफायर अँड एक्झिस्टेन्शियल क्वांटिफायर, तर
युनिव्हर्सल क्वांटिफायरचं मिनिंग काय, फॉर ऑल किंवा फॉर एव्हरी. म्हणजेच जर आपण फॉर ऑल किंवा युनिव्हर्सल क्वांटिफायर वापरतो तर ती जी कंडिशन आहे ती सर्वांसाठी फॉलो झाल्या पाहिजे किंवा ती जी कंडिशन आहे ती सर्वांना लागू झाल्या पाहिजे. जब वो कंडीशन सबके लिए फॉलो होती है तब हम ऐसा बोल सकते कि वो कौन सा वो क्या है, फॉर ऑल हमने ये यूनिवर्सल क्वांटिफायर अप्लाई कर सकते हैं. और अगर वो कंडीशन सबके लिए फॉलो नहीं हो रही है लेकिन कुछ टर्म के लिए फॉलो हो रही है तो तब हम कौन सा क्वांटिफायर यूज कर सकते हैं, देयर एग्जिस्ट, फॉर सम और देयर एग्जिस्ट. इस तरीके का हम क्वांटिफायर वहां पे यूज कर सकते हैं. अभी इसको समझने के लिए हमने कुछ एग्जाम्पल भी लिए हैं जो आपकी एक्सरसाइज की है. ठीक है, तो एक्सरसाइज का एग्जाम्पल क्या है, इफ ए इज इक्वल टू 3, 4, 6, 8 डिटरमाइन द ट्रूथ वैल्यू. मुझे क्या निकालना है, तो इसकी ट्रूथ वैल्यू मुझे निकालना है. तो ट्रूथ वैल्यू निकालना है, उसके लिए मुझे स्टेटमेंट लगेंगे. तो पहला स्टेटमेंट क्या दिया गया है, देयर एग्जिस्ट. आपको मालूम है इसको हम क्या बोलेंगे, देयर एग्जिस्ट या फॉर सम, देयर एग्जिस्ट या फॉर सम. तो क्या बोला है, देयर एग्जिस्ट x belongs to A such that x plus 4 equal to 7. और मैंने आपको बताया देयर एग्जिस्ट का मतलब कोई तो भी एक वैल्यू के लिए तो भी ये कंडीशन क्या होनी चाहिए, सेटिस्फाइड होनी चाहिए. तो देयर एग्जिस्ट x बिलोंग्स टू A. x कहां से आ रहा है, A से आ रहा है, जो ये कंडीशन को सेटिस्फाइड कर रहा है, कोई भी एक वैल्यू. तो चलो देखते हैं कौन सी कंडीशन है, x प्लस 4 इक्वल टू 7. ठीक है, तो देखो x प्लस 4 इक्वल टू 7, क्या x की वैल्यू 3 प्लस 4 इक्वल टू 7 होता है. हाँ, मतलब x इज इक्वल टू 3 बिलोंग्स टू A. ये कंडीशन को सेटिस्फाइड कर रहा है. क्या 4 कर रहा है, 4 प्लस 4 7 नहीं होता, 6 प्लस 4 10 नहीं हो रहा, 8 प्लस 4 7 नहीं हो रहा है. तो सिर्फ कौन सी कंडीशन सेटिस्फाइड कर रही है, तो 3. x इज इक्वल टू 3 बिलोंग्स टू A, सेटिस्फाई अबो कंडीशन. मतलब एक तो भी कंडीशन सेटिस्फाइड हो रही है, इसका मतलब देयरफॉर द ट्रूथ वैल्यू इज, एक तो भी कंडीशन अगर सेटिस्फाइड हो रही है देयर एग्जिस्ट में तो इसकी ट्रूथ वैल्यू क्या है, T. तो यहाँ पे एक कंडीशन सेटिस्फाइड होगी इसलिए ये ट्रू. हम सेकेंड को समझते हैं. सेकेंड को देखो क्या दिया है, फॉर एवरी x बिलोंग्स टू A. मतलब कोई भी एक, फॉर एवरी x, सभी x की वैल्यू जो A से बिलोंग करती है वो ये कंडीशन को सेटिस्फाइड करती है. कंडीशन क्या है, x प्लस 4 लेस देन 10, x प्लस 4 लेस देन 10, सभी वैल्यू. ठीक है, मुझे बोलना क्या है, x की सभी वैल्यू ये कंडीशन को सेटिस्फाइड करती है. तो देखते हैं सभी वैल्यू क्या है हमारी कंडीशन, x प्लस 4 लेस देन 10. तो देखो x प्लस 4, 3 प्लस 4 7 लेस देन 10, गुड. 4 प्लस 4 8 अगेन लेस देन 10, 6 प्लस 4 10, वो तो इक्वल टू है, लेस देन है क्या, नहीं. तो हम क्या लिखेंगे, x इज इक्वल टू 6 एंड x इज इक्वल टू 8. ठीक है, x इज इक्वल टू 6, x इज इक्वल टू 8. ठीक है, बिलोंग्स टू A, जो कंडीशन नहीं सेटिस्फाइड हो रही है, बिलोंग्स टू A, क्या करेंगे, आर नॉट सेटिस्फाई द अबो कंडीशन. ये वैल्यूज ये कंडीशन को सेटिस्फाइड नहीं कर रहे हैं, देयरफॉर द ट्रूथ वैल्यू इज F. तो ट्रूथ वैल्यू क्या हो गई, F. क्यों F हो गई, यस. तो x इज इक्वल टू 6, ये इक्वल टू 10 हो रहा है, और अगर 8 लिख रहे हैं तो वो तो ग्रेटर देन 10 हो गया. तो ये दोनों वैल्यू इस कंडीशन को सेटिस्फाइड नहीं कर रही, करके इसकी वैल्यू क्या हो गई, F. और दिया क्या था, फॉर एवरी. फॉर एवरी का मतलब सभी होना चाहिए. ठीक है, नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन को हम समझते हैं. अगेन दिया गया है
फॉर एवरी x बिलोंग्स टू ए x प्लस 5 ग्रेटर देन इक्वल टू 13, ग्रेटर देन बड़ी, फॉर एवरी सभी वैल्यू बोला है। तो यहां पे ही हमको दिख रहा है x प्लस 5 ग्रेटर देन इक्वल टू 13। तो ये देखो x इज इक्वल टू 3, 5 प्लस 3 कितना हो गया 8, ये सेटिस्फाइड नहीं करती, 4 भी सेटिस्फाइड नहीं कर रही है, और 6 और 5 11 ये भी सेटिस्फाइड नहीं कर रही है। बस कौन सी वैल्यू सेटिस्फाइड कर रही है 18। तो ये बिलोंग्स टू ए आर नॉट सेटिस्फाइड। above condition, therefore the truth value, क्या होगी इसकी ट्रूथ वैल्यू f। समझ में आ रहा है? मतलब अगर सभी कंडीशन सेटिस्फाइड होती तो ट्रूथ वैल्यू t होती, लेकिन सभी कंडीशन सेटिस्फाइड नहीं हो रही है, इसीलिए इसकी ट्रूथ वैल्यू क्या होगी f। ओके, तो क्या आप लास्ट क्वेश्चन सॉल्व करके देख सकते हैं? पता ओरली क्या है? देयर एग्जिस्ट, मतलब कोई तो भी एक, कोई तो भी एक तो भी एटलीस्ट वन, सच दैट x इज ऑड। तो देखो a में कोई ऑड नंबर है, यस 3 इज द ऑड, तो x इज इक्वल टू 3 सेटिस्फाई द अबव कंडीशन। तो ये क्या हो गया ट्रू। ठीक है, तो करके देखेंगे आप। हाँ, इस तरीके से करोगे तो आपको जरूर आंसर आएगी। ठीक है, और ये 2 मार्क के लिए हमारे एग्जाम में पूछे भी जाते हैं, तो ट्राई करके देखिए। थैंक यू।